अगर आप NTPC 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम NTPC के पिछले वर्षों के मैथ के पिछले वर्षों में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैनल पर 3 वीडियो और अपलोड किए हैं जिसमें हमने मैथ के पिछले वर्षों के क्वेश्चन करे हैं। तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन करने से मतलब ये है कि अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन को करेंगे या उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप किस लेवल के आ सकते हैं। तो वो सब बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको आपकी तैयारी में एक दिशा मिल जाएगी कि हम किस दिशा में उस विषय की तैयारी करें। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैथ बाय SST सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक आयताकार कमरा है। क्या दिया है? एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि उस आयताकार कमरे में सबसे ज़्यादा लंबाई का बांस कितना रखा जा सकता है। तो आपको ये बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो वास्तव में आयताकार बॉक्स से मतलब घनाभ की बात कर रहा है। तो घनाभकार एक कमरा है, तो उस कमरे में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लंबा कितनी लंबाई का, अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो वो घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है ना, क्योंकि विकर्ण ही सबसे लंबा होगा उसमें। तो घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है। तो उस घनाभ की हमको भुजाएं क्या दी? एक तो दिया आपका 3 मीटर, एक दिया है आपका 4 मीटर और एक दिया है आपका 5 मीटर। ठीक है, तो ये घनाभ की भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला होता है लंबाई का वर्ग मतलब 9, चौड़ाई का वर्ग मतलब 16 और ऊंचाई का वर्ग मतलब 25। अब इन सबको जोड़ दो, 9 और 16 हो जाएगा आपका 25 और 25 हो गया आपका 50। ठीक है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणित 2। ठीक है, अब 25 का 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 बचेगा, तो 5√2 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वास्तव में एक फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन था। आप इसमें सिर्फ इतना कंफ्यूज हो सकते हैं कि आयताकार कमरा, तो वो आयताकार कमरे में वो कुछ समझ में नहीं आता। अगर घनाभकार कमरा लिखा होता तो आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आयताकार कमरे से तात्पर्य वहाँ पर घनाभ से ही है। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5√2 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पार्टी में 84 पुरुषों और किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या 84 है तो महिलाओं की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर एक पार्टी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो यहाँ पर दिया है। तो हम मान लेते हैं ये पुरुष हैं और ये आपकी महिलाएं। तो रेशियो दिया 4:3 दिया है ना। पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो क्या दिया है? 4:3 दिया है। और पुरुषों की संख्या आपको 84 मतलब 84 दी है। तो पुरुष क्या है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर उन्होंने क्या दे दिए? 84 है। तो 4 यूनिट बराबर 84 है, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 84/4। 4 से इसको काटो, 4 दूनिया 8, 4 एकम 4, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 21। तो यहाँ पर 4 यूनिट पुरुष हैं तो 3 यूनिट महिलाएं हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 गुणित 3 आ जाएगी। 21 गुणित 3 मतलब 63। तो इसका मतलब ये है कि 63 महिलाएं हैं और 84 पुरुष हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो के कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो इस प्रकार इसका आंसर है 63, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन में दिया है ये एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो क्रमशः पिता और पुत्र की आयु आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान दें कि अब वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है और 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। तो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड से आपको ऐसा करना है कि हम मान लेते हैं कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु, एक की आयु 5x, मतलब पिता की आयु क्या थी? 5x थी। अनुपात में दिया है तो हम 5x मान सकते हैं। तो पिता की आयु 5x थी, तो पुत्र की आयु क्या होगी? x होगी। ये 5 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की आयु, पिता की आयु 5x और पुत्र की आयु x, क्योंकि हमको उनका अनुपात दिया है 5 गुनी है पिता की आयु। तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 5x + 7 इसकी हो जाएगी और x + 7 इस पुत्र की हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की बात आ गई। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग दिया कितना है? उनकी आयु का योग दिया 56। ठीक है, तो 5x और x क्या हो जाएगा? 6x, 7 और 7 14,
56 में 14 जाएगा तो 42 होगा, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ पर 6 7 42, एक्स का मान आ गया 7। अब हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना। तो यहाँ पर पिता की आयु 7 पर 35, तो 7 वर्ष पहले थी, अगर उसमें 7 जोड़ देंगे तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 42, और पुत्र की आयु 7 है, और 7 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी 14। तो इस प्रकार इसका आंसर है 42 और 14। लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसको थोड़ा और ट्रिकी तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम उस ट्रिक को और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ें। क्या लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 है, और 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो क्रमशः पिता और पुत्र की आयु आपको बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, क्योंकि 5 गुना है तो 5:1 है। अब वर्तमान में उनकी आयु का योग 56 है, तो अगर हम 7 वर्ष पहले उनकी आयु के योग की बात करें तो 56 है, तो 7 वर्ष पहले तो दोनों की आयु 7-7 कम हो जाएगी, योग में भी 7-7 कम होगा, मतलब कुल 14 कम होगा। तो अभी 56 है, तो 7 वर्ष पहले अगर उसमें से 56 में से 14 कम करें तो 7 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा 42 होगा, ठीक है, 42 होगा। मतलब 5 और 1 का अनुपात है, और कुल आयु कितनी 42, तो कुल यूनिट कितनी हो रही 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 42/6, 6 7 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो 5 यूनिट पिता की आयु है, तो ये 35 वर्ष हो जाएगी। 7 यूनिट पुत्र की आयु है, तो 1 यूनिट पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये आयु 7 वर्ष पहले की, हमको वर्तमान आयु की बात करना, तो दोनों में 7-7 जोड़ दो, तो ये 42 हो जाएगी और ये 14 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 42 और 14, आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप, तो देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में बदला जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई बताना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब किसी गोले या किसी आकृति को पिघलाकर, किसी आकृति या आकार को पिघलाकर दूसरी आकृति में बदला जाता है, तो उन दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो यहाँ पर जो गोला है, गोलाकार गेंद है, उसको पिघलाकर शंकु में बदला जा रहा है, तो जो गोले का आयतन है और जो शंकु का आयतन है, वो दोनों का आयतन बराबर रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक और हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आपको व्यास दिया है और 8 सेंटीमीटर शंकु का व्यास दिया, तो आप ध्यान रखें कि ये व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी, तो आप इसकी त्रिज्या ही निकालें, ठीक है। तो हमको त्रिज्या से मतलब, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि दोनों का आयतन समान होगा। तो हम जानते हैं, तो जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है, और जो शंकु है उसका आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो हम पहले इसको काट लेते हैं, ये पाई से और 3 से, ये पाई से और ये 3 से, ये कट गया। तो यहाँ पर 4 r³ और यहाँ पर क्या बचा r² और h। ध्यान रखना r दोनों का अलग अलग है, वो तो दिख रहा होगा, इसको आप r1 मान लें, इसको r2 मान लें, है ना, ये r1 है और ये r2। अब यहाँ पर ये r1 है वो गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है, तो गोले का व्यास 12 दिया है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 6⁻3, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद r², यहाँ पर शंकु जो उसमें पिघलाकर बदला गया है उसका व्यास आपको 8 दिया, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 4 का वर्ग, और h मतलब उस शंकु की ऊंचाई, तो हमको ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी। तो यहाँ पर अब आप इसको हल कर लें, तो ये 4 × 6⁻3 का मतलब क्या होता है 216, और बटे में क्या आ जाएगा 4², तो ये 4 × 4 लग दो, ठीक है। ये आपका h का मान निकल गया बड़ी आसानी। इस 4 से इसको काट दो, इस 4 से इसको काट दो, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, h बराबर आपका 54 मीटर, या जो मीटर, हाँ मीटर में दिया है, तो इसका आंसर सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर, उस शंकु की ऊंचाई 54 सेंटीमीटर होगी। तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पता होने से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान रखें कि जब एक आकृति या एक पिंड को दूसरे पिंड में पिघलाकर बदला जाता है, तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ है उसकी मात्रा तो सेम बनी रहती। और हम ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं मेंसुरेशन के। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा कि दो संख्याओं का लासा या लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम 1326 है। उनका एलसीएम कितना है 1326 है उनका एलसीएम, है ना, ठीक है। और उनका
एलसीएम 1326 हो गया। और उनका मासा क्या है, 3 है। मासा मतलब मासा ही लिख देते हैं, MCF HCF है ना, HCF उनका क्या है, 3। और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 27 है। तो हमको उन दोनों संख्याओं को क्या बताना, योग बताना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर HCF पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो HCF वास्तव में क्या होता है। तो HCF वास्तव में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे, मतलब यहाँ पर दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम दो संख्या के आधार पर ही परिभाषा दे लें। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं में पूरी तरीके से भाग चला जाए, ठीक है। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर HCF 3 है, तो हम संख्याओं को ऐसा मान सकते हैं कि एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 3y है। अब 3x और 3y ही क्यों माना, क्योंकि हम जानते हैं कि HCF क्या होता है, दोनों का कॉमन सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड 3 ही कॉमन है और इसके बाद x और y में कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब जो x और y हैं वो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर हमने एक संख्या 3x मान ली और दूसरी संख्या 3y मान ली। तो हमको 3x प्लस 3y मतलब संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको 3x माइनस 3y, तो प्रश्न में दिया है कि 3x माइनस 3y बराबर क्या दिया है आपको, 27 दिया है। इसका मतलब x और माइनस y बराबर 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो 9 हो जाएगा। तो x माइनस y बराबर 9 हो गया। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ पर देखें कि LCM बराबर क्या होता है। LCM दोनों संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड है उसको एक बार लिख देते हैं और जो सहअभाज्य संख्या है उनका गुणनफल, मतलब 3xy बराबर 1326 दिया। तो यहाँ पर x इंटू वाई का मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 1326 बटे 3 से आप इसमें भाग देंगे, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, मतलब उनका x इंटू वाई मतलब उन जो अभाज्य x और y हैं उनका गुणनफल क्या है, 442 है और उनका अंतर क्या है, आपको 9 दिया, ठीक है। अब आपको दो इक्वेशन बन गए, इन दो इक्वेशनों से आप इसको हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दें कि आप जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और x माइनस वाई का मान दिया कितना, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता चल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, और x इंटू एक्स वाई का मान क्या है, 442। यहाँ पर आप इसको 442 कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये 442 है तो ये 884 हो जाएगा और 884 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस का तो यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 5, 6 और 9, 965 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 965। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 965 है तो आप एक्स प्लस वाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 965 प्लस 2xy। तो 2xy की वैल्यू हमने वैसे ही 884 निकाली, तो ये हो गई आपकी 884। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 14 4 और 9 9 1849। तो 1849 का हम अंडर रूट लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 43। तो x प्लस वाई का मान आपका 43 आ गया। अभी हमें संख्याओं का योग निकालना, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 3x प्लस 3y। मतलब इसमें आप 3 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 और 3 चौको 12, तो जो 129 है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको थोड़ी शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक से समझाने के लिए इसको थोड़ा लंबा बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद तो देखिए, इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि 3/11 का कितना प्रतिशत है 1/121। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया हो, वो ये बोल रहा है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 121 है, आपको ये बताना है। तो कितना प्रतिशत 121 है, जैसे आपसे पूछता कि 100 का कितना प्रतिशत है 42, तो आप ऐसे निकालते कि 42, 100 का 42/100 करते अपन, मतलब जिसका प्रतिशत पूछते हैं। तो यहाँ पर 3/11 का कितना प्रतिशत है 1/21, तो हमको 3/11 और 1/21 का अनुपात निकालना। तो यहाँ पर प्रश्न आप ध्यान दें कि उनका रेशियो निकालने से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/11 का कह रहा, मतलब 3/11 बटे में होने चाहिए, तो इसका रेशियो यहाँ
का अनुपात 1/121, ठीक है, ये बोल रहा। अब इनका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालने के लिए पहले हम इनका त्रय गुणा कर देते हैं। 11 का इधर यह कट जाएगा, ये 11 एकम 11 और ये 11 बार कट जाएगा, 11 का उधर गुणा हो जाएगा और 1 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है 1/33 हो गया, 1 क्या हो गया, 11 33। तो देखिए ये 1/33 बन गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि 33 क्या है, 3/11, 33 3/11 को प्रेजेंट कर रहा है और 1/21 को प्रेजेंट कर रहा है। तो हमको 3/11 मतलब ये बताना कि 1/33 क्या है, 1/33 गुणे 100, ये बताना, ठीक है। तो आप इसमें 33 से भाग दे दीजिए, 33 से आप भाग देंगे 3 बार जाएगा 99, 1 और 100 और बटे में 100। तो इसका मतलब ये है, इसका करेक्ट आंसर 30 बटे में 100 नहीं आएगा, 33 आगे जाना है ना, बटे में 33। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 3 सही 1/33, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल नहीं था, ट्रिकी था। आप ध्यान रखें कि आप इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन उस बात पर निर्भर करती है। तो आप इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य मतलब जहां वो जाना चाहता है वहां 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आपको ये बताना है कि वो सही समय कितना है जिसमें वो पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर वो 45 की स्पीड से जा रहा है, ध्यान रखना पहली स्पीड उसकी क्या है, फर्स्ट स्पीड S1 ले रहे हैं, 45 की स्पीड से जा रहा है और उसके बाद S2 60 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो घर से अपने मान लो वो कार्यालय जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, तो घर से कार्यालय शुरू में 45 की स्पीड से जा रहा है, फिर 60 की स्पीड से जा रहा है। तो देखो यहाँ पर स्पीड तो अलग अलग है लेकिन दोनों बार दूरी समान है, ध्यान रखना क्या, क्योंकि वो 45 की स्पीड से घर से कार्यालय जा रहा है और 60 की स्पीड से भी वो घर से ही कार्यालय जा रहा है, मतलब दूरी समान हो गई। तो दूरी जो समान हो गई तो जो चाल का रेशियो है वो समय के विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है, समय के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर चाल का रेशियो क्या है, तो चाल का रेशियो यहाँ पर देखें कि स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो 45/60 आ रहा है, या इसको बड़ा सिंपल बना लें, इसको उल्टा करना है तो वो समय का रेशियो आ जाएगा। पहले हम इसका ही 15 × 45 और 15 × 60, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अगर आप इस सी से टाइम का रेशियो निकालना चाहें तो इसको रिवर्स कर दें, तो 4/3। मतलब ये है कि 4 यूनिट समय लग रहा है 45 की स्पीड से और 3 यूनिट समय लग रहा है कितनी की स्पीड से, 60 की स्पीड से। लेकिन दोनों की स्पीड से वो 45 की स्पीड से जा रहा है 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 60 की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर 4 यूनिट है और यहाँ पर 5 यूनिट है। तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, पर हम इनका अंतर देखेंगे तो 45 की स्पीड से वो जा रहा है तो उसका जो वास्तविक टाइम है वो t है और उससे 10 मिनट अधिक लग रहा है। ध्यान रखना कितने मिनट अधिक लग रहा है, 10 मिनट अधिक। और अगर 60 की स्पीड से जा रहा है तो जो वास्तविक टाइम t है उससे 5 मिनट अधिक लग रहा है। हमको इन दोनों के टाइम का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर इसको इसमें से घटाएंगे तो t से t घट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 मिनट इन दोनों के बीच का अंतर है। और रियल में इनका अंतर 5 मिनट है और में से कितना अंतर है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट। तो मतलब इसमें किसने 20 मिनट में जा रहा है, 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। तो 4 यूनिट समय लग रहा है 45 की स्पीड से, 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और इसकी स्पीड से कितना लग रहा है, 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हम रियल टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि 45 की स्पीड से वो 20 मिनट में पहुँच रहा है और 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। तो मतलब उसको ये दूरी तय करने में 10 मिनट ही लगते होंगे, अब तो डबल लग रहे हैं। अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें तो 60 की स्पीड से वो 5 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब 10 मिनट में पहुँचना चाहिए, 15 मिनट में पहुँच रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप इसका याद रखें समय और चाल का, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि दूरी स्थिर है तो जो चाल का रिवर्स रेशियो है, टाइम का रेशियो है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, है ना। और इसको कर भी नहीं पाएँ वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इन कॉन्सेप्टों को ध्यान रखें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपको 3 परिमेय संख्याएं या 4 भिन्न दी हैं। तो इन 4 भिन्नों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको 4 भिन्न कौन कौन सी दी, तो यहाँ पर हम 4 भिन्न लिखते हैं। एक तो दिया है आपको 4/7 दिया, ठीक है। एक दिया है आपका 5/6 और एक दिया है आपका 2/3 और एक दिया है आपका 7/8। तो ये आपकी
4 भिन्न हो गए। अब इनको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटी। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इसकी टेक्निक है वो बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का, इसके बीच 1 का, इसके बीच 1 का, और इसके बीच कितना है 4 और 3 का अंतर। तो पहले हम इनका अंतर समान बना लेते हैं। तो अंतर समान बनाने के लिए यहाँ 3 का अंतर है, तो यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, तो हम जहाँ यहाँ 1 का वहाँ 3 का अंतर बना लेते हैं। यहाँ पर ये 4/7 में तो 3 का अंतर है, तो इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज इसमें होगा 3 का अंतर बनाने के लिए आपको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18। तो ये इस प्रकार चेंज होगी। इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको जो भिन्न प्राप्त हुई हैं उनके अंश और हर का अंतर समान है। अगर अंश और हर का अंतर समान रहता है तो हम यहाँ पर सिर्फ अंश को देख लेते हैं, और अंश में जो बड़ा रहता है वो वास्तविक में बड़ा है, और अंश में जो छोटा रहता है वो वास्तविक में छोटा है। अब इनको हमको आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में पहले हमको सबसे छोटा लिखना है। तो यहाँ पर 4, 15 और 6, और 4, 15, 6 और 21 में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो हमको दिख रहा है 4, है ना। तो ये 4/7 पहले आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4, 7, इससे बड़ा कौन सा है? 6/3, तो ये 6/3 आ जाएगा। इसके बाद 6/9। ठीक है। फिर 6 से बड़ा कौन सा? 15/18 हो जाएगा। ठीक है, 15/18। और फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? 21/24। ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर है। अब हमको 4/7, तो हमारा 4/7 वैसे ही का वैसा था। ये आपका कहाँ से आया था? ये 2/3 दूनी 6 3 का 9, 2/3 से आया था। ये आपका 3 5 15 3 6 18 5/6 से आया था। ये 3 7 21 3 8 24। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन आप देख लें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका आरोही क्रम में प्रॉपर हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को, एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले चावल की एक किस्म की 20 kg चावल को 36 रुपये प्रति किलो के भाव वाले चावल की अन्य किस्म की 60 kg मात्रा के साथ मिक्स करता है, तो मिश्रित चावल को 44 रुपये प्रति किलो में बेचता है। तो आपको ये बताना है कितना लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ उससे पहले हमको मिक्सचर बेच रहा है, उसमें क्या है? 52 रुपये प्रति किलोग्राम के 20 किलो चावल हैं, और उसके बाद 36 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलो चावल हैं। तो इनका अगर हम मिश्रण का मूल्य निकाल लें, औसत मूल्य, फिर हम उसकी तुलना कर देंगे। जो 44 रुपये में बेच रहा है वो विक्रय मूल्य हो जाए। तो मिश्रण का औसत मूल्य निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो 52 किलो के 52 रुपये प्रति किलो के चावल हैं, और एक कितने 36 रुपये प्रति किलो के चावल हैं। ठीक है। तो 52 रुपये प्रति किलो के चावल तो 20 हैं, 20 किलो हैं। कितने हैं? 20 किलो हैं। ठीक है। और 36 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल कितने हैं? 60 किलो। ठीक है। तो 20 और 60। ठीक है। तो 52 रुपये प्रति किलो के 20 किलो चावल हैं, तो कुल मूल्य निकालना है तो इसमें 20 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें करना पड़ेगा 60 से, और बटे में हमको 20 और 60 80 किलो से भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आपको ये करना है कि इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो 1:3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो के चावल कितने थे? 52 रुपये प्रति किलो बार 1 किलो चावल थे, तो 1 किलो चावल थे तो इनका मूल्य इतना होगा। और 3 किलो चावल कितने थे? 36 रुपये प्रति kg वाले, और टोटल हैं कितने चावल? 4 किलो, है ना। तो ये रेशियो निकालने में थोड़ा सिंपल हो जाए। अगर आप रेशियो भी नहीं निकालें तो बाद में ये कट के ये सही आएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ये तो हो गया आपका 52, और ये हो गया 36 तिया 108 और बटे 4। अब इसको आप काट दें, ये हो जाएगा 13 चौके 52, और 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28। तो ये हो गया आपका 40। क्या हो गया? 40 हो गया। मतलब ये है कि जो आपका मिश्रण है वो 40 रुपये प्रति kg है। तो 40 रुपये का जो मिश्रण है वो 44 में बेचा जा रहा है। आप इसको पहले भाग दे दीजिए 4 से, तो ये 10 का, और ये हो जाएगा 11। मतलब 10 का मिश्रण 11 में बेचा जा रहा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया कि 10 का मिश्रण 11 में बेचा जा रहा है, मतलब 10% का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर है 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा दूरी और ऊंचाई से संबंधित, और आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमने अभी तक इससे संबंधित एनटीपीसी के क्वेश्चनों से संबंधित
हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनमें से जो प्रत्येक वीडियो है उनमें कम से कम ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। क्या लिखा है कि एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर, तो 72 मीटर ऊंची एक इमारत है, तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। तो ये आपकी इमारत हो गई, ये पृथ्वी से 72 मीटर ऊंचाई पर है। 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष मतलब उसकी चोटी से देखने पर, शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष मतलब एक मंदिर और है, तो मंदिर इससे छोटा है ना, ये मंदिर हो गया, ठीक है, ये भी पृथ्वी। तो यहाँ से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण, ये वाला अवनमन कोण कहलाता है ना, यहाँ इस वाले कोण की बात हो रही, अवनमन कोण, और मंदिर के पाद मतलब मंदिर के आधार का अवनमन कोण मतलब ये वाला अवनमन कोण यहाँ पर, तो ये वाला कोण 30 और 60 है, मतलब ये वाला छोटा वाला 30 है और ये बड़ा वाला क्या है 60 है। ध्यान देना, इस प्रकार हम इस चित्र को पूरा करेंगे। तो 30 और 60 है, तो मंदिर की ऊंचाई बताना है आपको, ठीक है। तो ये 30 है, मान लो ये छोटा वाला 30 है, तो यहाँ पर ये भी 30 होगा, है ना, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो इस प्रकार ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस प्रश्न में सिर्फ ये दिया है कि मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और आपको किसकी ऊंचाई बताना है, मंदिर की ऊंचाई बताना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको हम बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक को भी हम शॉर्ट ट्रिक बना देंगे कि tan 30 बराबर। तो देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से भी किया जा सकता है और बेसिक से किया जा सकता है, लेकिन हम इसको बेसिक से ही करेंगे और बेसिक में ही हम ट्रिक लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये 60 है, ये गलत लिखा गया है, ये 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर 72 बटे हमने इसको मान लिया x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो इस प्रकार आपके x का मान आ गया 72 अंडर रूट बटे √3 से आप गुणा और भाग कर रहे हैं, तो इसको सिंपल करेंगे, 3 से ये कट भी जाएगा, 24 दिया 72 होते हैं, 24 √3 आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। छोटा त्रिभुज tan 30 बराबर लंब, तो आपका लंब तो इसका ये रहेगा मेरा भाई, क्या रहेगा, लंब ये रहेगा और इसका आधार x ही रहेगा, ठीक है। तो लंब हम इसको क्या मान लेते हैं, लंब को l मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, l है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, l है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 72 माइनस l होगी, ये आप ध्यान रखना। और हमको यही दूरी याद करना, क्योंकि मंदिर आपका यही है। तो यहाँ से l की मान निकाल लेते हैं हम। तो tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। tan 30 बराबर होगा आपका l अपॉन ये l अपॉन x, और x की वैल्यू हमने निकाल ही ली 24/√3। अब आप l की वैल्यू निकाल सकते हैं। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 3 कट गया, l बराबर आपका आ गया 24। तो आपको निकालना है 72 माइनस l, तो 72 में से 24 जाएंगे तो 48 बचेगा, और 48 आपकी ये ऊंचाई आ जाएगी, और यही ऊंचाई क्या है, मंदिर की ऊंचाई। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48 मीटर। तो इस प्रकार हमारे एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। हमने 10 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार एनटीपीसी के पिछले वर्षों के पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो हम करा रहे हैं। यदि आप वर्ग 2 मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अर्थमेटिक के टॉप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित इस पर वीडियो हैं। तो वो उस लेवल के क्वेश्चन हैं जो वर्ग 2 के मेंस में आएंगे, या उनसे ऊपर के लेवल के ही क्वेश्चन समझ लें। तो उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी वर्ग 2 की मेंस मैथ की तैयारी हो जाएगी। और आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है, तो आप इस चैनल के माध्यम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।